खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के नए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कोर्ट के फैसलों को भी कटघरे में खड़ा करने के लिए विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि जब भाजपा आती है तब भ्रष्टाचार भागता है। साथ ही कहा कि कुछ दल भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब भाजपा आती है तो भ्रष्टाचार भागता है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कांग्रेस की सरकार में यानी साल 2004 से 2014 के बीच 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जब्त की गई थी। 5,000 करोड़। इसी एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इस एक्ट के तहत पहले के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 15 गुना ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे यहां कुछ लोगों ने कांग्रेस शासन के दौरान बैंकों को जमकर के लूटा। बैंकों का करीब 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान करके ये लोग विदेश भाग गए। आज भाजपा सरकार ने इन लोगों की करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करवा दी है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में सीबीआई ने लगभग 5,000 केस दर्ज किए हैं। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए सैकड़ों बड़े अधिकारियों को संविधान दिखाया, सरकार के नियम दिखाए और उनको जबरन रिटायर किया गया है, घर भेज दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथियों, आजादी के 7 दशकों में पहली बार भ्रष्टाचार पर इस तरह की चोट हो रही है। पूरे देश की जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई से खुश है। आपकी यही जानकारी है ना? मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत।
हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए सीएम ने उनका हालचाल भी जाना। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि G20 समिट को लेकर के उत्तराखंड पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को एक नहीं 3 बैठक का आयोजन करने का मौका दिया है, जिससे कि यहाँ लोक संस्कृति, लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को विश्व में नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 4 धाम यात्रा को लेकर के सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। उनकी तरफ से स्थानीय लोगों के पंजीकरण को बाध्यता खत्म कर दी गई है। इसके अलावा जिन लोगों को भी होटल या गेस्ट हाउस में बुकिंग होगी, उनका भी तत्काल वहीं पर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो जो स्थानीय स्तर पर लोग 4 धाम यात्रा में जाते हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से बहुत सारे लोग डोले लेकर धामों की ओर जाते हैं, अपने अपने गांव से जाते हैं, बड़े जत्थों में जाते हैं। तो उनके लिए हमने रजिस्ट्रेशन की बाध्यता समाप्त कर दी है। और जो होटल, रेस्टोरों और होम स्टे या कहीं पर भी गेस्ट हाउसों में जिनकी बुकिंग हो चुकी होगी, उन सबको क्योंकि मतलब तत्काल रूप से वहीं पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और जो भी यात्रा करने आएंगे देश भर से, विदेशों से, सबको जो है भगवान के दर्शन करवाएंगे। देवभूमि से कोई खाली लौट कर नहीं जाएगा। जो भी आएंगे सब भगवान के दर्शन। उत्तराखंड को G20 की इन बैठकों के माध्यम से नई पहचान मिलने जा रही है। रामनगर में मंगलवार को G20 की पहली बैठक शुरू हुई, जिसमें चीफ साइंस एडवाइजर के थीम पर 29 देशों के 58 प्रतिनिधि मंथन करते नजर आएंगे। G20 की इन बैठकों से उत्तराखंड को देश में ही नहीं बल्कि विश्व के मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। साथ ही इन बैठकों के जरिए उत्तराखंड के लोकल उत्पादों को एक मंच मिलेगा, जो यहाँ के आवास की आर्थिक दशा को सुधारने में सहायक सिद्ध होगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंडी का परिवेश था, उत्तराखंड की जो संस्कृति थी, उसको पूरे तरीके से विदेशी मेहमानों के सामने रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका स्वागत भी जहां छोले नृत्य के साथ किया गया, वहीं उनको पहाड़ी टोपी पहनाकर आगंतुक कक्ष में बैठाया गया। रामनगर में मंगलवार से G20 की पहली बैठक शुरू हुई, जिसको लेकर राज्य भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। रामनगर में चल रही इस बैठक के जरिए जहां उत्तराखंड को विश्व पटल पर नई पहचान मिलेगी, वहीं उत्तराखंड के उत्पादों को एक मंच हासिल होगा, जो यहाँ की दशा और दिशा को बदलने वाला साबित होगा। G20 मेहमानों का जहां पहाड़ की टोपी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, वहीं उन्हें उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को स्वाद भी चखने को मिलेगा। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए जो प्रतिनिधि मंडल है, वो पंतनगर से रुद्रपुर के रेडिसन होटल में पहुंचा, जहां पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। और उसके बाद उन्होंने लगभग 1 से 1.5 घंटा रुककर यहाँ पर भोजन का लुत्फ़ उठाया। जो प्रतिनिधि मंडल है वो रामनगर के लिए रवाना हुआ। उसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से सजग नजर आई। जब प्रतिनिधि मंडल रेडिसन से रामनगर के लिए रवाना हुआ तो कुछ देर के लिए पूरे क्षेत्र को 0 जोन घोषित कर दिया गया। और उसके बाद प्रतिनिधि मंडल जब रामनगर के लिए रवाना हुआ तो वो यातायात व्यवस्था को खोल दिया गया। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक की मेजबानी को राज्य हित के लिए मील का पत्थर मान रहे हैं। देख रहे हैं कि जो भी गाइडलाइन होंगी उस गाइडलाइन के अनुरूप काम करेंगे। और G20 का आज से हमारे सब अतिथिगण आ रहे हैं, हम उनका सबका स्वागत करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे राज्य को 3 बैठकें मिली हैं और पहली बैठक आज से रामनगर में प्रारंभ होगी। G20 की इन बैठकों के लिए जहां बीजेपी अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। रामनगर का से लेकर उत्तराखंड को यहाँ की संस्कृति से भी रूबरू होने का पूरे विश्व को जो मौका मिल रहा है, वो हम सब के लिए सौभाग्यशाली क्षण है। और जिस तरह की व्यवस्थाएं और जिस तरह का सुंदर वातावरण रामनगर में इस समय तैयार हो रहा है, और जिस तरह से वहाँ पर ये सम्मेलन, जिस तरह के कार्यक्रम हैं, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। इसके अलावा अन्य भी कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य के अंदर, ऋषिकेश और टिहरी के अंदर भी हैं। वास्तव में जो G20 की अध्यक्षता का अवसर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमको मिला है, इससे भारत का गौरव तो बड़ा ही बड़ा है, उसके साथ उत्तराखंड का भी गौरव बड़ा है। हम सब गौरवशाली हैं।
रामनगर में जो G20 का समिट हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आई वॉश है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का जरिया है, क्योंकि जो मुख्य लोग हैं वो दिल्ली के अंदर समिट करके जा चुके हैं। उत्तराखंड उनके चार्टर ऑफ प्लान में है ही नहीं। जो मुख्य देशों के राजदूत थे, राजनयिक थे, वो सब के सब जा चुके हैं। और ऐसे में आप बताइए कि ये G20 समिट इसलिए होता है कि प्रदेश लाभान्वित हो, लेकिन उत्तराखंड में आने वाला 750 करोड़ का निवेश सिर्फ इसलिए लटक गया क्योंकि केंद्र से सब्सिडी बंद हो गई, इसलिए निवेश नहीं आ पा रहा है। तो जब उत्तराखंड में नए उद्योग नहीं लग पा रहे हैं, कोई नए निवेशक नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये G20 समिट करा लीजिए, चाहे G40 समिट करा लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। ये सब निरर्थक है। उत्तराखंड राज्य के लिए G20 की ये बैठकें राज्य को नई पहचान तो दे रही हैं, मगर सियासत में भी एक नया अध्याय जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद फिर आपका खबरों में स्वागत है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी पीएम मोदी का अपमान करते ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं, जबकि पीएम मोदी ने हमेशा कहा है कि आप मेरा चाहे कितना भी अपमान करना है करिए, लेकिन देश का अपमान मत करिए। ये कटाक्ष उन्होंने जब संसद में किया, उनसे कहा गया कि आप जो कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट कीजिए, संसदीय एक प्रक्रिया है। उन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट पर अपना ऑथेंटिकेशन करके सबमिट नहीं किया। वो सरेआम झूठ हर दिन बोलते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है, और पहले भी एक इंटरव्यू में 5 प्रश्न रहे थे, जिसका आज तक राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। अगर इतने घनिष्ठ संबंध किसी के हैं तो रॉबर्ट वाड्रा अडानी जी के साथ हाथ में हाथ डाले काहे घूम रहे हैं? मैं आपका ध्यान दोबारा आकृष्ट करती हूं। राहुल गांधी ने जो एक मैगजीन के इंटरव्यू में कहा कि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी की इमेज को तार तार करना। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी का है, बस जबान युवा कांग्रेस की है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं कि ये पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसीलिए कहती हूं, शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी के हैं, और जब तक ये दो हैं तब तक कांग्रेस का वो नेता जो प्रमोशन चाहेगा मुझ पर इस प्रकार की टिप्पणियां करता रहेगा। उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दिवंगत उमेश पाल की मां ने कहा कि अपहरण केस में अतीक को आजीवन कारावास की सजा हुई है। इससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन हत्या के मामले में भी आरोपी को सजा सुनाई जाए। हत्या के मामले में आरोपी अतीक को अदालत फांसी की सजा सुनाए। उन्होंने कहा कि अपहरण का केस मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा है,
तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। डीजीसी क्रिमिनल होने के नाते बहुत विस्तार में न जा करके मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आज 3 अभियुक्तगण अतीक अहमद, दिनेश पासी व खान सौलत और हनीफ को अंतर्गत धारा 364A/120B में आजीवन सश्रम कारावास वो 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है और 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति तौर पर भी दंडित किया गया है, जो इसमें वादी के परिजनों को दिया जाएगा। माननीय न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 357(1) CRPC के तहत क्षतिपूर्ति के लिए आदेश किया गया है। अशरफ की बात क्यों कर रहे हैं? इसमें 3 अभियुक्त के अलावा 7 अभियुक्त गणों को सभी धाराओं में दोष मुक्त कर दिया गया है। दोषी करार दिया गया मतलब इसका है कि उनको जिस मामले में अपहरण के मामले में जो है उसमें उनको दोषी करार दिया गया है। अभी जजमेंट की कॉपी हमारे पास आई नहीं है। जजमेंट की कॉपी आने के बाद ही हम बता पाएंगे कितना आगे की प्रोसेस ये है कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये अपील करेंगे उस मामले में। अभी सजा की जजमेंट की कॉपी हमें नहीं प्राप्त हुई है जी सर। इसमें जो है तो मैक्सिमम जो है लाइफ टाइम जो है इम्प्रिजनमेंट भी है, वो डिपेंड करता है और क्या क्या धाराएं उसमें जुड़ी गई 10 साल से ऊपर। क्या पुलिस इसके रिमांड के लिए भी बात कर सकती है मर्डर केस में भी? बिल्कुल, क्यों नहीं बात कर सकती है। क्या लगता है पुलिस को रिमांड मिल पाएगी इसमें? पुलिस को रिमांड तो ये तो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या करती है इस मामले में। अदालत में पैरवी की जा रही है, एक अपराधी को बड़ी से बड़ी सजा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज माफिया आदमी को खुशी में पैरवी के तहत सजा मिली है उम्र कैद की और पूरे प्रदेश में लोग मान रहे हैं भयमुक्त वातावरण बन रहा है। हर स्थिति में एक अपराधी को हम प्रदेश के बाहर और जेल में निश्चित सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग जो कदम उठाना होगा वो उठाएंगे और वहाँ अधीक्षक को हमारा निर्देश है कि सुरक्षा की दृष्टि से जो भी कदम उठाने हो आप लोग उठाइए। सर मॉनिटरिंग क्या यहाँ मुख्यालय से भी हो? बिल्कुल निश्चित रूप से हो रही है। मैं स्वयं संपर्क में हूँ। मैंने कल भी बात की है वहाँ नैनी में और आज भी सुबह बात की है। निरंतर हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा की महत्वपूर्ण बैठक हुई। चारधाम यात्रा से जुड़ी इस बैठक में पुलिस, पर्यटन, परिवहन, स्वास्थ्य के साथ कई विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा है कि स्थानीय लोगों को चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही जो भी श्रद्धालु देश विदेश से उत्तराखंड आएंगे सभी को दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।